समाज के हित के लिए असेंबली में जितने हमारे लोग जाते हैं उनको पूरी ताकत झोंक देते ताकि SC ST OBC माइनॉरिटी के जो हक अधिकार है उनको सुरक्षित किया जा सके। ये ऑफर उनको पसंद क्यों नहीं आया? ये ऑफर उनको इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि उनका मफाद जो है वो उनको इस ऑफर पे जचता नहीं था। अगर वो हमारे साथ आते तो उनका अपना पर्सनल हित नहीं साथ सकता। ये अंबेडकर चौक वही है जिस अंबेडकर चौक में 46 हफ्ते पहले एक धरना शुरू हुआ था। ये धरना SC ST OBC समाज के हकों को लेकर के शुरू किया गया था। आज 47वां हफ्ता है। इस चौक को ध्यान से देखिए, कई मौसम बदले हैं लेकिन यहाँ से गुजरने वाले लोग वही हैं। क्यों इन लोगों को इस धरने के बारे में जानकारी नहीं मिली? कई चेहरे यहाँ पर आए, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता सपोर्ट किया, फिर वापस चले गए। लेकिन एक आदमी, जिस व्यक्ति ने ये प्रण लिया था कि इस धरने को कंटिन्यू रखूँगा, बारिश हुई, सर्दियाँ आई, गर्मी आई, लेकिन वो व्यक्ति यहाँ पर यूं के त्यों बैठे हुए हैं। एडवोकेट अशोक बसोत्रा हमारे साथ हैं। काफ़ी समय के बाद इनसे चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि हम देख रहे थे कि लोगों में इनके धरने का असर क्या हो रहा है। जिन मांगों को लेकर के बैठे हैं, जिस समाज के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं, उस समाज को इस धरने से कितना फ़र्क पड़ता है, पहले वो जान लेते हैं। फिर काफ़ी सारे सवाल हैं जिन सवालों पर चर्चा करेंगे। धरने के 47 हफ्ते पूरे हो गए सर। कई चेहरे बदले, कई सपोर्ट के लिए आए, कई लोगों ने आपको सलाह भी दी होगी कि छोड़ दीजिए, उठ जाइए, कईयों ने कहा होगा बैठ जाइए। लेकिन कितने लोगों में जागरूकता आई, कितने लोग आपके इस धरने को समझ पाए? संसार जी, मेरा ऐसा मानना है कि समाज बहुत बड़ा है और समाज में काम भी बड़े पैमाने पे करने की ज़रूरत है जी। जहाँ तक समर्थन देने यहाँ आने की बात है तो बहुत सारे लोग बहुत लंबे अरसे तक नहीं आ पाए, वो ये बात सही है और ऐसा अक्सर होता भी है। सब लोग इतना समय नहीं दे पाते हैं। मेरी कमिटमेंट थी, सो मैंने इसको कंटिन्यू करना था, मैंने किया। जहाँ तक बात लोगों में जाने की बात है तो उसका असर मुझे लोगों में दिखता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि बाबा साहब की एक मराठी में सुजेशन थी हमें, एक उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण संदेश था हमारे लिए। बाबा साहब कहा करते थे, जागृतीचा अग्नि अखंड तेवत ठेवा। हिंदी में इसका अर्थ है कि जागृति की जो आग है ये निरंतर, लगातार, अखंड जलती रहनी चाहिए, बुझनी नहीं चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं पीछे हमें ये लगने लगा था कि मूवमेंट रुक सी गई है। बहुत सारे लोग फुले शाहू पेरियार अंबेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं और नई जनरेशन तक नहीं ले जा पा रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया बड़े पैमाने पे इस काम को कर रहा था जी। तो मैंने इस बात को समझते हुए इस धरने को कंटिन्यू किया और मेरा ऐसा मानना है कि वो जो बाबा साहब का संदेश था वो मैंने कंटिन्यू करने वाला, उनका संदेश फिर लोगों तक जारी रखा और ये बाबा साहब का जो संदेश है उसको लेके ये धरना प्रदर्शन अभी भी कंटिन्यू है। बाबा साहेब का संदेश आपने कहा मराठी में था, हिंदी में भी आपने अनुवाद करके लोगों को सुनाया। अब आ जाते हैं इलेक्शन पर। इलेक्शन में जो चर्चा हो रही है वो 2 राजनीतिक दलों की हो रही है, लेकिन बहुजन समाज की और बहुजन वोटर की क्या वैल्यू है, क्या चर्चा होनी चाहिए? बहुजन राजनीतिक पार्टियों की या नेताओं की क्या चर्चा होनी चाहिए? ऐसा कुछ नहीं दिखा। देखिए, भारत में 1950 के बाद पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ जब भारत का संविधान लागू हुआ। 1952 में पहले इलेक्शन हुए थे और उसके बाद लगातार ये इलेक्शन चलते चले गए। पहले इलेक्शन करीब 5 महीने चले थे और उसके बाद ये इलेक्शन लगातार कंटिन्यूसली पार्लियामेंट के, स्टेट असेंबलीज के और लोकल बॉडीज़ के ये लगातार चलते चले जा रहे हैं जी। बाबा साहब ने तब भी यही बात कही थी और वो बात आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, प्रासंगिक है। भाजपा पावर में आती है या कांग्रेस पावर में आती है, मनुवादियों का कोई भी दल, कम्युनिस्ट, सूडो कम्युनिस्ट आ जाते हैं, उससे कभी भी बहुजनों का हित नहीं सधेगा, बहुजनों के हक अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे, बहुजनों के उत्थान का रास्ता नहीं बनेगा। बाबा साहब ने कहा था, तुम एकजुट होकर शासनकर्ता जमात बनो। SC ST OBC और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, क्योंकि 98% मुस्लिम से क्रिश्चियन इन्हीं से कन्वर्टेड है, एक ही DNA है। तो इन सबको बाबा साहब का संदेश था कि आपको एकजुट होना होगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, एक ताकत बनना होगा और आपको शासनकर्ता जमात बनना होगा। यानी
आने वाले समय में जितने भी प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने या जितने भी ओहदेदारान पॉलिटिकल बने, वो आप में से बनने चाहिए। आपका नंबर इतना ज़्यादा है, इतनी बड़ी आपकी पॉपुलेशन है, भारत का करीब 90 से 95% तबका आपका है, तो आने वाले 2 या 3 या 4 राजनीतिक दल जो सर्वाइव करें वो आप ही में से हों और आप ही शासनकर्ता जमात बनो। बाबा साहब के इस संदेश को मुझे लगता है ब्राह्मणों ने और मनुवादियों ने ज़्यादा अच्छे से समझ दिया और हमारे लोगों को अभी तक ये संदेश समझ में नहीं आया। हमारा बुद्धिजीवी वर्ग आज भी इस संदेश को समझ नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से आज भी चर्चा में कांग्रेस या भाजपा ही है। हमारा अपना राजनीतिक दल जो लीडिंग फॉर्म में आना था वो अभी भी नहीं आ पाया। लेकिन एक चीज़ ये है कि अभी जम्मू कश्मीर के इलेक्शन हुए हैं, हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे क्योंकि जिन बहुजन नेताओं ने ये दावा किया कि वो बहुजन समाज के लिए 5 साल काम करते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं, उन्हें समझाने में अपनी पूरी पावर लगाते हैं, आखिर में वो राजनीतिक लोग या वो नेता जो बहुजन समाज के ठेकेदार हैं, वो आखिर में उन राजनीतिक दलों का पक्ष जो है वो देते हैं और एक को जिताने को और एक को हराने की बात करते हैं, किसी भी बहुजन राजनीतिक दल की बात नहीं करते। देखिए, राजनीति में आप तभी सफल होंगे जब आपकी गैर राजनीतिक जड़ें स्ट्रांग होंगी, ग्रास रूट लेवल तक आपका जब अपना मिशन कामयाब होगा, फिर आप पॉलिटिकली कोई भी काम कर सकते हैं। जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं वो बुद्धिजीवी वर्ग अपने आप को कहता तो है, मगर उसमें बुद्धिमत्ता की बहुत ज़्यादा कमी है। मैंने पहले भी कहा, जम्मू कश्मीर हो या बाहर की भी बात अगर आप करेंगे, चलो जम्मू कश्मीर की ही बात कर लेते हैं, अल्टीमेटली बात भाजपा और कांग्रेस एलाइज पे ही आके रुक गई है। तो हम कहाँ मैटर करते हैं उसमें। और जो लोग ये दावा करते हैं कि 5 साल हमने बड़ा काम किया, वो कंसोलिडेट काम को कर क्यों नहीं पाए? क्योंकि उनको अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी नहीं रखी। अगर वो लक्ष्य के प्रति ईमानदार होते तो अपना एकजुटता का कार्यक्रम भी साथ साथ चलाते और आज वो अपने कैंडिडेट खड़े करते। किसी भी एक राजनीतिक दल को अपने को आगे करते और अपने राजनीतिक दल से कैंडिडेट खड़े करते, उन्हें जितवाते, कम से कम इतने कैंडिडेट जितवा लेते कि उनकी असेंबली में सेहत हो जाती। मगर वो जो ये दावा करते हैं कि 5 साल हमने काम किया, वो उन्होंने काम बेसिकली अपने स्वार्थ के लिए किया, मिशन के लिए नहीं किया। यूँ कहें कि सौदा किया उन्होंने, या बिल्कुल वो अपनी एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करके सौदा करने वाली बात हुई। क्योंकि जब भी आप मनुवादियों को अल्टीमेटली वोट डालने के लिए अपने लोगों को कहते हैं, तो आप मिशन के विरोध में काम करते हैं, आप अपने मिशन को खत्म करते हैं, आप बाबा साहब की विचारधारा का कत्ल करते हैं। फुले पेरियर बाबा साहब की विचारधारा को आप खत्म करते हैं, उसका कत्ल करते हैं। तो उन्होंने वही काम किया, उन्होंने मिशन का काम नहीं किया है और ना ही बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाया है, मेरा ऐसा मानना। ये जो एग्जिट पोल बताया जा रहा है, 2 ही राजनीतिक दलों की बात हो रही है, जीतने और हारने की लगातार बहस चल रही है मीडिया पे भी, कहीं पर भी किसी बहुजन नेता या बहुजन पार्टी के एक भी सीट आने की बात नहीं कर रहे। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां जो सामने दिख रही हैं, आप ठीक कह रहे हैं, दोनों मनुवादी दल ही हैं। और अगर कोई ज़्यादा उम्मीद आप भाजपा की बजाय कांग्रेस से लगा लेंगे तो भी गलत होगा। क्योंकि आपने देखा होगा हरियाणा में तो राहुल गांधी ने ना तो कास्ट बेस्ड सेंसस की बात की, ना ओबीसी रिजर्वेशन की बात की, ना SC/ST रिजर्वेशन पे कोई स्टेटमेंट दी। तो वो तो अपना पॉलिटिकल हित देखते हैं, यहाँ सत्ता है वहाँ बात करते हैं, यहाँ नहीं सत्ता वहाँ बात नहीं करते। दूसरा, जम्मू कश्मीर में चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, किसी एक OBC को भी उन्होंने टिकट दी नहीं दी। रिजर्व सीटों को छोड़ दीजिए तो SC को भी नहीं दी। तो इन सब चीज़ों को जब आप सामने रखेंगे तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमारे हित को साधने के लिए ना तो भाजपा तत्पर है, ना ही कांग्रेस। अब जो हमारे लोग हैं उनको अपना दल बनाना चाहिए था, अपनी एग्जिस्टेंस पॉलिटिकली जो है वो क्रिएट करनी चाहिए थी, वो नहीं कर पा रहे। और इसी वजह से उनकी से जो है खत्म हो जाएगी। आने वाले समय में उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनके आरक्षण का मसला हल नहीं होगा। जैसे OBC रो रहा है 27% को नहीं मिलेगा, OBC में तो कांग्रेस को कर दिया, समर्थन कांग्रेस को कर दिया। अब देखिए, यही कांग्रेस OBC को पछाड़ेगी। हमारा पिछला एक्सपीरियंस यही है। आज से काफी साल पहले एक बार सोनिया गांधी ने अशोका होटल में OBC से ये कमिटमेंट की थी, हमारी सरकार ले आइए, सबसे पहले हम आपका 27% लागू करेंगे। और उसके बाद जब सरकार बनी, मिली जुली सरकार में कांग्रेस का भी मुख्यमंत्री रहा। गुलाम नबी आजाद उन दिनों कांग्रेस में हुआ करते थे, उसके मुख्यमंत्री रहे। उसके बावजूद OBC को उन्होंने 2% से ज्यादा नहीं दिया, वो भी नहीं मिलता था। तो कांग्रेस भी उतनी ही घातक है जितनी भाजपा घातक है, और सूडो कम्युनिस्ट भी हमारे लिए उतने ही नुकसानदेह है। जब तक बाबा साहब ने कहा था, जब तक हम खुद
राज सत्ता को अपने हाथ में लेने की काबिलियत पैदा नहीं कर लेते और शासनकर्ता जमात हम खुद नहीं बन जाते, तब तक हमारे लोगों के मसाइल कभी हल नहीं होंगे, उनके हक अधिकार और ये भारत का संविधान और लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। ये हमें समझना होगा। पिछले कुछ समय से आप अपने समाज से और अपने लोगों से खफा चल रहे हैं, ये खबरें भी सामने आई। नहीं, मैं अपने समाज से खफा नहीं होता। मैं आम जन जो हमारे लोग हैं, मैं उनसे कभी खफा नहीं हुआ, ना कभी होऊंगा, क्योंकि मैंने देखा जनसाधारण आज भी अपनी जगह कायम है। अफसोस की बात यह है कि उनको कंफ्यूज करने के लिए हमारे बुद्धिजीवी वर्ग ने बड़ा रोल जो है वो अदा किया है। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा लीडर है बहुजन समाज का जिसने बहुजन समाज को कोई दिशा इन इलेक्शंस में दी हो? आपको एक भी नहीं मिलेगा। कोई कांग्रेस में चला गया, कोई भाजपा में चला गया, कोई दूसरे दलों में चला गया और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने और अपने स्वार्थ, अपने हित साधने में लग गए सब लोग। तो उनको अब आप अगर बुद्धिजीवी वर्ग मानना चाहते हैं तो मानिए। मेरा ख्याल है वो बुद्धिजीवी वर्ग है ही नहीं। सबसे डिजास्टर्स तो वही लोग हैं। आम जनता करे तो क्या करे। आज भी अगर बुद्धिजीवी वर्ग सही तरह से एकजुट होके जनता में उतर जाता तो जनता कम से कम भी 20 से 25 सीटें बहुजनों को दे देती। ये और मेरा आखिरी सवाल है कि सोशल मूवमेंट पार्टी है आपकी, उस पार्टी से कई लोगों को उतारा जा सकता था इलेक्शन के लिए, लेकिन समाज के वो नेता दूसरे राजनीतिक दलों के पास क्यों घूमते रहे? जिनकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो आपके साथ खड़े क्यों नहीं हुए और आपकी राजनीतिक दल से वो लोग इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? मैंने पहले ही आपसे ये बात क्लियर कर दी है कि पॉलिटिकल मूवमेंट तब सफल होती है जब आपकी सामाजिक जड़ें गहरी हों। जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं उनकी सामाजिक जड़ें तो थी नहीं, वो तो अपना एक सेल्फ मोटिव लेके घर से निकले हुए लोग थे। हमने उनको काफी समझाया कि आइए मिलजुल कर अपने समाज में उतरते हैं, क्योंकि हम फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा की बात करते थे। तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी अगर उतरती इस इलेक्शन में तो हम मनुवादियों के हित की बात तो कर ही नहीं सकते थे, ना उनके किसी व्यक्ति को हम कैंडिडेट बनाते। हम तो हार्डकोर लाइन अपनाते। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के हम में से कन्वर्टेड जो लोग हैं सिर्फ उन लोगों को ही टिकट देते और अपने ही समाज में जाके अपने लोगों से वोट लेते और अपने समाज के हित के लिए असेंबली में जितने हमारे लोग जाते उनको पूरी ताकत झोंक देते, ताकि SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो हक अधिकार है उनको सुरक्षित किया जा सके। ये ऑफर उनको पसंद क्यों नहीं आया? ये ऑफर उनको इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि उनका मफाद जो है वो उनको इस ऑफर पे जचता नहीं था। अगर वो हमारे साथ आते तो उनका अपना पर्सनल हित नहीं साथ सकता, उनको कोई फायदा नहीं हमसे मिलता। जाती तौर पर हम किसी का कोई हित सद ही नहीं सकते। ये तो कांग्रेस बीजेपी के पीछे अपने हित साधने के लिए गए, हालांकि इनको वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। पिछले 70 साल के इतिहास में कांग्रेस, भाजपा जैसे सूडो कम्युनिस्ट जैसे जो पॉलिटिकल दल हैं उन्होंने इनको गुड़ का मम्मा दे रखा है। ये चूंगी जा रहे हैं, चूसी जा रहे हैं, इनको कुछ नहीं मिला, फिर भी ये अकल नहीं कर रहे। जब तक शासनकर्ता जमात नहीं बनेंगे इनका भी कुछ नहीं होगा, इनके समाज का भी कुछ नहीं होगा और ये समाज का कुछ करना नहीं चाहते और इसलिए इनका खुद का भी कुछ होना नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है। तो एडवोकेट अशोक बसोत्रा से आज हमने चर्चा की इस मुद्दे पर। जो इलेक्शन हुए हैं उसमें राजनीतिक 2 दलों की या 3 दलों की चर्चा हो रही है, लेकिन किसी भी बहुजन नेता या बहुजन पार्टी की चर्चा नहीं हो रही है। क्यों इनकी राजनीतिक पार्टी से बहुजन समाज, SC, ST, OBC समाज के लोगों ने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ी? लोगों को किसने गुमराह किया और कौन लोग थे जो अपना फ़ायदा ढूंढ रहे थे और समाज को गुमराह कर रहे थे, ये इन्होंने सीधे तौर पर बताया है। आप देखते रहें RTA इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTA इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें, ताकि RTA